नमस्कार सभी किसान भाइयों बहनों का बहुत स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के इस अंक में। साथियों, आज का कार्यक्रम काफ़ी अहम होने वाला है और यूं कहें काफ़ी दिलचस्प भी, क्योंकि आज जो मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वो आपकी सारी शंकाओं के हल आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर उत्तर प्रदेश के किसानों की और उत्तर प्रदेश की बेहतर खेती के लिए जो जिम्मेदारी है वो दी गई है। उत्तर प्रदेश में किसानों की स्थिति को बेहतर करने के लिए और किसानों की आय को दोगुना करने के लिए लगातार सरकार और विभाग की तरफ से काम किए जा रहे हैं। किसानों को लैब से लैंड तक जोड़ने का प्रयास जारी है, तकनीक से मशीन तक जोड़ने का प्रयास जारी है, और ये सारा प्रयास सिर्फ इसलिए है कि किसानों की आय बेहतर हो सके, खेती बेहतर हो सके और उत्तर प्रदेश की कृषि जो है वो खुशहाल हो सके। आज इन्हीं सारे विषयों पर हम चर्चा करेंगे और जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी। सर, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, बहुत अहम आज की चर्चा है क्योंकि आप आज इस चर्चा में मौजूद हैं और किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। सबसे पहले तो हम कृषि विकसित संकल्प अभियान पर चलते हैं, क्योंकि बहुत अहम ये कदम था आप लोगों की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, और उस दौरान आपने खुद उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाकर के किसानों से मुलाकात की, उनकी समस्याएं सुनी, उनके सुझाव लिए। कौन कौन सी वो प्रमुख समस्याएं, सुझाव थे जो आपके सामने आए और किस तरह से अब आप लोग उस पर काम कर रहे हैं ताकि किसान खुशहाल हो सके और खेती बेहतर हो? देखिए, ये एक बहुत अच्छी पहल रही है विकसित कृषि संकल्प अभियान का चलाए जाने का, और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से और कृषि कल्याण मंत्री, किसान कल्याण मंत्री भारत सरकार शिवराज सिंह चौहान जी के मार्गदर्शन में पूरे देश में विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाई गई है। और इससे पहली बार ये प्रयास हुआ है कि आईसीआर के, केवीके के, विश्वविद्यालय के और विभिन्न कृषि से संबंधित विभागों के अधिकारियों को और वैज्ञानिकों को किसानों के बीच में वहाँ पर जा कर के उनके साथ संवाद करने का और उत्तर प्रदेश के भीतर बड़े पैमाने पर हम लोगों ने इस कार्यक्रम की व्यवस्था बना करके रखी थी, और जिसके भीतर लगभग 10,000 स्थानों पर हमारे कृषि वैज्ञानिक विभिन्न स्थानों पर गए और उसके माध्यम से लगभग 23.5 लाख किसान भाइयों के साथ उत्तर प्रदेश के भीतर संवाद किया है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की जानकारियां मिली, वहाँ के सुझाव भी अलग तरीके से आए हैं, और जिनका अध्ययन करके और उसके समाधान निकाले ले जाने के लिए भारत सरकार भी प्रयत्नशील है और राज्य सरकार भी प्रयत्न कर रही है। आशा ये था कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो लैब टू लैंड की चर्चा बराबर की जाती रही है कि जो प्रयोगशालाओं में होते हैं, रिसर्च के भीतर जो परिणाम आते हैं वो किसान के खेत तक उतरनी चाहिए, और इस नाते उनको विभिन्न प्रजातियों की वैरायटी को उस जलवायु के भीतर कौन सी खेती मुफीद होगी, उसके ऊपर क्या किसान को काम करने की ज़रूरत है, खेती का विविधीकरण कैसे किया जा सकता है, मल्टी क्रॉपिंग कैसे करें, कब फसल को लगाएं, बीज का शोधन कब करें, और संतुलित मात्रा में उर्वरक का प्रयोग हम करें, और साथ साथ में मानव स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन की स्थिति को देखते हुए हम कैसे विष रहित खेती यानी प्राकृतिक खेती को करें। तो इन सारे मुद्दों के ऊपर किसान भाइयों के साथ चर्चा वहाँ पर हुई है, और उसमें से जो उनके सुझाव आए हैं वो लोग 500 के करीब सुझाव आए। और उन सुझावों के बारे में एक स्टडी ग्रुप बना हुआ है जो अध्ययन कर रहा है, और जो उसमें से समाधान किया जा सकता है उनके समाधान के लिए भारत सरकार और राज्य सरकारें दोनों मिल करके इस बात का प्रयास करेंगे, और ये कोशिश हो रही है कि एक देश में एक कृषि और एक समाधान का रास्ता हम निकाल सकें। जी, आपने लैब टू लैंड की बात की, आपने उन्नत बीज की भी बात की, और कहीं ना कहीं तकनीक और उन्नत बीज का ही ये कमाल है सर कि आज खरीफ और श्री अन्न में उत्तर प्रदेश नए आयाम छू रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप, और उन किसानों को क्या कहना चाहेंगे जो अभी भी कहीं ना कहीं इससे दूरी बनाए हुए हैं? देखिए, अधिकांश किसानों को वैरायटी के बारे में जानकारियाँ हुई हैं जी, और निरंतर उत्तर प्रदेश में ये काम जो अभी विकसित कृषि का अभियान इस साल चला, उसके पहले हम उत्तर प्रदेश में मिलियन फार्मर्स स्कूल के नाम से किसानों की पाठशाला चलाते थे। खरीफ के सीजन में भी चलाते थे और रबी के सीजन में भी चलाए, और उसके माध्यम से लाखों किसानों के साथ जो है वो संवाद करने का कार्यक्रम
हर सीजन में हमारा ये प्रयास रहता था जी। कि 8-10 लाख किसानों के साथ जो है वो वार्तालाप किया जा सके। और इस नाते उत्तर प्रदेश में किसान भाइयों को अच्छी वैरायटी के बारे में समय लगाई जाए, बीज के शोधन की प्रक्रिया के बारे में जी। और संतुलित मात्रा में उर्वरक के उपयोग के बारे में भी हम लोगों ने उसके बीच में आग्रह किया है। और यही कारण है कि किसानों के बीच में सीड रिप्लेसमेंट उत्तर प्रदेश के भीतर बढ़ी। सीड रिप्लेसमेंट रेट बढ़ने के नाते जो है आज उनका उत्पादन और उत्पादकता भी बढ़ी है। जमीन तो उतनी ही है, लेकिन उस जमीन के भीतर हमारी पैदावार तेजी से बढ़ी है। और मैं कह सकता हूँ कि जब योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी थी तो 543 लाख मीट्रिक टन के करीब खाद्यान्न का उत्पादन था। और इस साल यानी 2024-25 के सेशन में हम लोगों ने 725 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न जो है वो हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के भीतर पैदा किया है, जो 30% के करीब हमारा ग्रोथ है। तो ये स्वाभाविक रूप से जैसे जैसे उत्पादन और उत्पादकता बढ़ेगी तो लागत कम आएगी, लागत कम होगी तो किसान की आमदनी बढ़ेगी। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा विभिन्न फसलों की खरीफ के 12 के करीब फसलों का और रबी के 8 फसलों का उसका MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है। योगी जी की सरकार ने इसको अपने कार्यक्रमों का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य माना और इस दृष्टि से खरीदारी की एक हम लोगों ने समुचित व्यवस्था कराई। और अब ये व्यवस्था बना दिया है कि उत्तर प्रदेश के भीतर जो मेन क्रॉप हैं, खरीफ के सीजन के भीतर जो है हम लोग उड़द, मूंग और धान की खरीदारी कराते हैं, मूंगफली की भी खरीदारी की व्यवस्था करते हैं। रबी के सीजन में गेहूं के साथ साथ जो है हम वो चना और मसूर की और उड़द की खरीदारी की व्यवस्था करते हैं। और अभी उत्तर प्रदेश के भीतर ये नया प्रारंभ किया है मक्के के खरीदारी का। विगत वर्षों में हम लोगों ने खरीफ के मक्के की खरीदारी कराई थी, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि उत्तर प्रदेश में जायद के मक्के की भी खरीदारी हुई है और लगभग 8,000 मीट्रिक टन यानी 80,000 कुंटल से ज़्यादा मक्के की खरीद करी जा चुकी है। तो यह एक प्रयास है कि किसानों के द्वारा जो उत्पाद पैदा किए जा रहे हैं और जिन जनपदों में ज़्यादा पैदा किए जा रहे हैं, किसानों की कीमतें अच्छी मिले, कीमतें नीचे की ओर न गिरें, उसको मेंटेन करने के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने जो योजना चलाई है उसका क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार विधिवत तरीके से कर रही है। जी सर, धान की खेती का समय चल रहा है और ऐसे में आप अयोध्या में थे, नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय में आप उस वक्त मौजूद थे और आपने भी धान की रोपाई की है। क्या था, कोई नई किस्म है जिसके बारे में किसानों को बताना? वर्षों से और अभी जो विकसित कृषि अभियान भी चला तब भी, और जो मिलियन फार्मर्स स्कूल उत्तर प्रदेश का चलता था उसके भीतर भी किसानों से हम लोगों ने निरंतर इस बात का अनुरोध किया है कि वो लाइन में अपने खेतों की बुआई करें। लाइन में बुआई करने से एक तो बीज की मात्रा कम लगती है, दूसरा उसके भीतर जो है फर्टिलाइजर कम लगता है, और साथ साथ में यदि बीमारी आती है उस पौधे को निकाल दिया जाता है तो बाकी खेत में फैलने से रुक जाती है। निराई गुड़ाई में भी आसानी होती है। और इसलिए आचार्य नरेंद्र देव के कृषि विश्वविद्यालय के जो स्टूडेंट्स के एक्सपेरिमेंट फार्म है, बुआई के समय मैं वहाँ पर गया था और लोगों को ये संदेश किसानों को दिया जा सके कि वो अपने खेतों में लाइन सोइंग करें। इस नाते यह उसके भीतर हमने उसका अभियान का मैं एक पहल करके उसका हिस्सा बना। हम लोगों ने बहुत सारे कृषि यंत्र ऐसे लाए हैं, जैसे फर्टीसीड ड्रिल है, वो भी लाइन में सोइंग करती है, और फर्टिलाइजर और जो बीज दोनों एक साथ उसके भीतर पड़ सकते हैं, तो उसकी मात्रा उससे कम हो जाती है। तो यंत्रीकरण को भी उसके भीतर हम लोग शामिल कर रहे हैं। और ये इस नाते फर्टीसीड ड्रिल है या सीड ड्रिल है, मैं चाहूँगा कि किसान उसके माध्यम से अपने खेती को यदि बढ़ाते हैं तो जो बीज की क्वांटिटी मात्रा जो ज़्यादा लगा करती थी वो मात्रा कम हो सकती है। जो फर्टिलाइजर डालते हैं, खाद डालते हैं, उसकी भी मात्रा कम हो सकती है। तो यदि वो कम मात्रा होगी तो लागत उनका कम आएगा, लागत कम आएगा तो उनकी आमदनी बढ़ेगी, और दूरियां यदि बराबर की रहेंगी तो उससे फसल लगती है, उसके भीतर दाने अधिक आते हैं और पुष्ट दाने होते हैं, तो उनकी क्वालिटी भी उसके माध्यम से सुधरती है। तो इसलिए किसान भाइयों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि वो धान लगाते हैं तो धान को
लाइन में रोपने की व्यवस्था बनाएं, या DSR के माध्यम से सीधी बुवाई करते हैं तो भी लाइन लगा करके रस्सी बांध करके यदि उसके भीतर करते हैं तो उससे ज़्यादा आसानी होगी और कम उनको लागत भी लगेगी, मजदूरी भी उनकी बचेगी और उसके माध्यम से उनकी पैदावार भी ज़्यादा होगी। तो उसके लिए वो प्रयास करें, ये मैं आपके माध्यम से किसान भाइयों से अपील करना चाहता हूँ। सर, उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और किसानों की आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए अहम कदम उठाया है, जिससे कार्बन क्रेडिट फाइनेंस स्कीम कहा जा रहा है। बहुत से किसान भाई हैं जो इसके बारे में नहीं जान रहे हैं। हम आपके माध्यम से जानना चाहते हैं कि आखिर ये क्या है, ये स्कीम कैसे काम करेगी और किसानों को कैसे लाभ होगा। भारत देश इस बात का प्रयास कर रहा है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कि अगले कुछ वर्षों में यानी 2047 तक जीरो कार्बन उत्सर्जन का एक लक्ष्य रख करके काम शुरू किया है। जितनी भी हमारे ताप विद्युत गृह हैं, बड़े बड़े हमारे रासायनिक जो कारखाने हैं, वो कार्बन उत्सर्जन करते हैं जो ऑक्सीजन की कमी करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को और विभिन्न जहरीली गैसों को रिलीज करते वो बाहर करते हैं। दुनिया के अनेक जो विकसित देश हैं, सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन उनके देशों के भीतर होता है। भारत के भीतर इस बात का नियंत्रण किया जा रहा है। आज जो सोलर पावर हाउस जो बनाए जा रहे हैं या PM सूर्य योजना के माध्यम से जो घरों का ऊर्जीकरण किया जा रहा है या सोलर पंप लगाए जाने के ऊपर थ्रस्ट दिया जा रहा है, जितना ज़्यादा सोलर पंप लगेंगे, जितना हमारी सोलर एनर्जी के द्वारा, रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा बिजली पैदा होगी, उतना ही कार्बन उत्सर्जन कम होगा। लेकिन जो आज हमारी स्थिति है, यदि हम जीरो कार्बन की ओर जाना चाहते हैं तो हमको बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण करना होगा। मानव जीवन के लिए जो पैरामीटर उसके तय हैं कि उस क्षेत्र के भीतर, हर उस राज्य के भीतर जितना भूभाग है उसका 13% कम से कम जो है वो वृक्षादित हो, वनाच्छादित हो। हमारे उत्तराखंड राज्य बनने के बाद उत्तर प्रदेश के भीतर जो वन का हिस्सा था अधिकांश वो उत्तराखंड राज्य को गया। इस नाते योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने ये प्रयास किया है विगत वर्षों के भीतर कि लगातार वो वृक्षारोपण अभियान के माध्यम से उत्तर प्रदेश को हरा भरा बना करके कार्बन को रोके जाने की दृष्टि से उसके उत्सर्जन को कैसे जज्ब किया जाया जा सकता है, उसके नाते वृक्षों के लगाए जाने के लिए एक अभियान चलाया है। और इस पिछले 8 साल के भीतर लगभग 200 करोड़ से ज़्यादा वृक्ष लगाए जाने का प्रयास उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार ने इसको संपन्न किया है। अभी हम लोगों ने पिछले 1 जुलाई से लेकर के और 9 जुलाई तक के बीच में एक विशेष अभियान चलाया, जिसके भीतर यह तय किया था कि 36 करोड़ पेड़ हम लगाएंगे। और विभिन्न विभागों ने, विद्यार्थियों ने, संस्थाओं ने, कर्मचारियों ने, सरकारी कर्मचारियों ने, सबने मिल करके इस अभियान का हिस्सेदार बने और उस दिशा में हम अपने लक्ष्य की ओर आगे गए हैं। उत्तर प्रदेश ये पहला राज्य है जो पिछले 5 वर्षों में जो वृक्ष लगे और वो वृक्ष यदि 5 साल तक लगातार जिंदा रहते हैं, वो $6 उसके लिए कंपनसेशन जो है वो मिलता है। तो उत्तर प्रदेश के कुछ जनपदों के भीतर वो पहली बार ऐसा हुआ है कि उसका कंपनसेशन उनको दिया गया है। यानी वृक्ष लगाए जाने से भी किसान को अतिरिक्त आमदनी होगा। यदि वो एक पेड़ लगाता है और 5 साल यदि रह जाता है तो 480 रुपए के करीब या 500 रुपए के करीब उसको लाभ उससे प्राप्त होगा। तो इस योजना को भी क्रियान्वयन किए जाने के लिए निरंतर लोगों को जागरूक किया जा रहा है और उत्तर प्रदेश में कृषि वानिकी के कार्यक्रम को भी हम लोग चला रहे हैं कि खेती के साथ साथ कैसे वृक्ष लगाए जा सकते हैं। गन्ना के भीतर वृक्ष लगाया जा सकता है, वृक्षों के बीच में गेहूं लगाई जा सकती है, हल्दी लगाई जा सकती है, मसाले लगाए जा सकते हैं, दलहन की चीज़ें लगाई जा सकती हैं, सब्जियां उगाई जा सकती हैं। तो वृक्ष भी किसान लगाएं, आमदनी भी लगाएं और इसके लिए अपनी जो आरा मशीन की पॉलिसी थी उसको भी क्लियर करा करके और लाइसेंसिंग भी देने का काम किया है कि जिसके माध्यम से जो पेड़ तैयार हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे और किसान उसको हटाना चाहता है तो उसको सहज रूप से उसकी अनुमति दे करके उसकी आमदनी को बढ़ाया जा सके। और ये अभियान सहारनपुर के भीतर, रामपुर में, बुलंदशहर के भीतर, बिजनौर के भीतर, ऐसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भीतर अच्छे तरीके से किसान खेती के साथ साथ
वृक्ष लगा करके भी वो आमदनी कर रहे हैं। जी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के भीतर गोरखपुर मंडल भी उसके भीतर लिया गया है, जहाँ किसानों को कब की बार कार्बन क्रेडिट के माध्यम से उनको कंपनसेशन उनको मिल रहा है। तो इससे उनको आमदनी से बढ़ाई जा सकती जी। है। सह फसली खेती पर आप लोग बहुत फोकस कर रहे हैं, लेकिन सर कोई किसान है अगर वो कृषि से जुड़ा हुआ कोई यंत्र लेना चाहता है और उसके पास पैसा नहीं है, तो सरकार कैसे उसकी मदद कर रही है? देखिए, कृषि यंत्रों के लिए कृषि विभाग का पोर्टल पर जाना पड़ता है। लोगों को उसके लिए पंजीकरण करानी पड़ती है। जी। पहले हमारे राज्य के भीतर जिनका पंजीकरण होता था, जी। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के हिसाब से हम उनको यंत्र उपलब्ध कराते थे। जी। किसानों ने की शिकायतें आई कि इसके भीतर जो है वो कर्मचारी गण के द्वारा हेराफेरी की जाती है। जी। इस नाते हम लोगों ने उसकी बुकिंग के ऊपर अब लॉटरी की व्यवस्था बना करके रखी। अच्छा। इस समय हमारा बुकिंग उसकी खुली हुई है। हमारे यंत्रों में 3 प्रकार से हमारे जाते हैं। एक तो जो फार्म मशीनरी बैंक है उनके ऊपर हम लोग 80% अनुदान देते हैं। जी। और कस्टम हायरिंग सेंटर के ऊपर जो है वो 40 से लेकर के 50% अनुदान पर जाता है। अब उसके भीतर कुछ व्यक्तिगत कृषि यंत्र हैं। जो व्यक्तिगत कृषि यंत्र लेना चाहता है, एक कृषि यंत्र लेना चाहता है, वो 50% अनुदान पर किसान भाइयों को मिलती है। जी। तो 50% का सहयोग उसमें से होता है। दूसरा, जो फार्म मशीनरी बैंक के भीतर जाते हैं उनको मात्र 20% अपनी हिस्सेदारी लगानी पड़ती है। अच्छा। 80% उनको अनुदान मिलता है। वो बैंक से फाइनेंस भी करा सकते हैं। और या जो एफपीओ बनाए हैं, कृषि उत्पादक संगठन, विभिन्न किसानों के हिस्सेदारी से बना हुआ संगठन जी। जो काम कर रहा है खेती के दृष्टि से, वो भी कृषि यंत्र को उठा सकता है। जी। किसानों का यदि कोई सोसाइटी है उनकी जो है, तो वो कृषि उत्पादक समूह यदि 8 से ऊपर किसान मिलकर के और साझेदारी में वो लेना चाहते हैं, जी। तो भी उनको हम 80% और 50% के अनुदान का कृषि यंत्र देते हैं। जी। तो वो उसके माध्यम से उनको सरलता है कि उसमें वो अपनी हिस्सेदारी को बटा सकते हैं और उसी अपने कंपनी और समूह के भीतर अपनी समझ के हिसाब से अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से जी। अपनी कंपनी बना करके उसको ले सकते हैं, अपना समूह या सोसाइटी बना करके ले सकते हैं। जी। तो ये सुविधा दी गई है। जी। सर, फार्मर रजिस्ट्री पर भी आप लोग लगातार काम कर रहे हैं। बहुत से किसान भाई इसके बारे में नहीं जानते। फार्मर रजिस्ट्री क्या है और कैसे किसानों तक ये लाभ पहुंच रहा है, कैसे आप लोग इसको क्रियान्वित कर रहे हैं इस वक्त? देखिए, फार्मर रजिस्ट्री में किसान का जो खेती का जो मालिकाना उसका हक है, जी। जो खतौनी है, जो वो फिर उनका अंश और उसके साथ साथ जो है उनके प्लॉट नंबर और आधार कार्ड जी। और उनका बैंक अकाउंट, ये सब चीज़ें उसके भीतर जो है उनको रजिस्टर की जा रही हैं। अच्छा। जिसके माध्यम से जो योजनाएं हैं किसानों की, वो योजनाएं उन किसानों को उपलब्ध हो सकें। और ये भी आग्रह किया है कि अब कई लोगों ने कई आधार कार्ड बनवा लिए, जी। तो उसके वजह से वो योजनाओं के लाभ से वंचित हो जाते हैं। तो इनका वहाँ पर सत्यापन भी इस बात का हो जाता है कि उनका आधार कार्ड क्या है। जी। ये कई जगहों पर उनके नाम गलत हैं, तो नाम गलत होने के नाते यदि उसकी स्पेलिंग तक गलत है तो आधार कार्ड के भीतर नाम कुछ है और खतौनी के भीतर दूसरा है, मिसमैच होता है तो योजनाओं का फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। इस नाते ये उसको करेक्ट किए जाने के लिए और एक्यूरेट जो सूचना है उसके लिए उसका पंजीकरण किया जा रहा है। यह किसान पंजीकरण, जिसका अंग्रेजी में हम उसको फार्मर रजिस्ट्री के रूप में कहते हैं, तो वो फार्मर रजिस्ट्री का कार्यक्रम चल रहा है। और उत्तर प्रदेश के भीतर 1,40,00,000 से अधिक किसानों की फार्मर रजिस्ट्री हो चुकी है। अच्छा। उसके भीतर उनका अंश भी निर्धारण हो जाएगा, जिससे कि आगे आने वाले दिनों में यदि वो केसीसी के लिए जाते हैं या बैंक के लिए लोन लेने जाते हैं, तो सभी खातेदारों के सहमति की आवश्यकता नहीं होगी। हमारा जितना अंश है उसके मुताबिक जितना लोन हमको मिल सकता है उतना वो मिल जाएगा। अच्छा। जो भी योजनाएं होंगी फार्मर रजिस्ट्री के बेसिस पर वो किसान जाकर के आगे अप्लाई कर सकता है और उसके भीतर उसको योजनाओं का लाभ उसी से वेरीफाई करके हो सकता है। बार बार राजस्व अथॉरिटी के पास, रेवेन्यू अथॉरिटी के पास, तहसील में दौड़ने की आवश्यकता से वो उसका समाधान हो जाएगा और अपनी रजिस्ट्री के माध्यम से ही वो उस योजनाओं का लाभ उठा सकता है। सर, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि बहुत अहम योजना है और बहुत सारे किसान इसका लाभ भी उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के नज़रिए से बात करें तो उत्तर प्रदेश में अभी इसकी स्थिति क्या है और कैसे इसे और बेहतर करने के लिए, कैसे और किसानों को इसमें जोड़ने के लिए आप लोग काम कर रहे हैं?
देखिए 19वीं किस्त तक 2,80,00,000 किसानों के खाते में उत्तर प्रदेश के भीतर पैसा गया है। अच्छा। पीएम किसान सम्मान निधि जी। का। जो योगी जी की सरकार बनी थी तो 1,83,00,000 किसान वो रजिस्टर था एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। जी। इस 8 साल के भीतर उसकी संख्या बढ़कर के 2,80,00,000 से अधिक हुई। उस 2,80,00,000 किसानों में से 2,60,00,000 से 62,00,000 किसान ऐसे हैं जिनको रेगुलर पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा जा रहा है। जी। और अब तक 85,000 करोड़ रुपए से ऊपर की धनराशि उनके खातों में पहुंची है। अच्छा। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो किसान होने हैं, खेती है उनके नाम से, लेकिन पीएम किसान सम्मान निधि का अर्हता नहीं रखते। जी। अब मैं किसान हूँ लेकिन मैं उसकी अर्हता नहीं रखता। ये सामने बैठे हुए अधिकारी और आपके पास खेती है तो आप उसकी अर्हता नहीं रखते, इसलिए कि आप शासकीय कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं। जी। तो जिनको ट्रेजरी से वेतन जा रहा है और खेती भी है जी। उनको नहीं मिल रहा है। जो इनकम टैक्स पेई किसान हैं जी। वो उसका लाभ नहीं, उनको नहीं मिल नहीं मिल सकता। तो उसके अलावा जो पात्र हैं उनको किया जा रहा है। जी। और अभी जो अगली किस्त आने वाली है 20वीं किस्त, उसके लिए 2,43,00,000 किसानों का हम लोगों ने डेटा भेजा था भारत सरकार को। उन्होंने सत्यापित करके भेज दिया है कि इनको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा जाएगा। जी। तो ये बहुत बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश के भीतर हमने उसको सेचुरेट कर दिया है। तो वो सेचुरेशन की अवस्था में अब वही बचे हुए हैं जो उसके अपात्र हैं या जिनका आधार कार्ड अभी तक जो है नहीं मिल पाया, या जिनका आधार कार्ड और अकाउंट अभी भी मिसमैच कर रहा है। ऐसे लोगों को छोड़ करके सबको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा जा रहा है। और हम लोगों ने अभियान चला करके उसको टाइम टू टाइम ठीक कराने की व्यवस्था किया है। अभी भी यदि किसी किसान को नहीं जा रहा है तो यह मैं उनके पार्ट पर समझता हूँ कि उनकी असावधानी है कि वो अपना सही बैंक अकाउंट नहीं दिए या अपना सही आधार कार्ड नहीं लगाए। जी सर, उत्तर प्रदेश में खाद और यूरिया की कमी ना हो किसानों को, इसके लिए क्या कदम हो रहा है? देखिए आज की तारीख में आज सुबह तक 12.5 लाख मीट्रिक टन हमारे पास यूरिया रही है। जी। कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में जो फास्फेटिक फर्टिलाइजर को मिला लिया जाए और यूरिया को मिला लिया जाए तो 22.5 लाख मीट्रिक टन हमारे पास यूरिया और फास्फेटिक को फर्टिलाइजर जिसमें डीएपी, एनपीके, एसएसपी और पोटास ये शामिल हैं, ये आज हमारे पास उपलब्ध है। तो मैं ये नहीं मानता कि किसान को ये नहीं मिल पा रहा है। उत्तर प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। हमने कल हमारे मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह ने भी इसकी एक बैठक करके सभी जिलाधिकारियों और कमिश्नरों को ये निर्देशित किया है कि आप जो है उसकी रेगुलर उसकी समीक्षा करेंगे और जिन सेल पॉइंट पर पैक्स सोसाइटियों पर नहीं है वहाँ पर उनको भेजवाने की समुचित व्यवस्था करेंगे। सभी जनपदों के भीतर पर्याप्त मात्रा में फर्टिलाइजर है। कुछ वेयर हाउसेज में है तो ये भी कहा है कि आज की आवश्यकता के अनुरूप वेयर हाउस से उसको निकाल करके उनको उपलब्ध करा दें। विगत 10 दिनों से लगातार मैंने प्रदेश के विभिन्न जनपदों का दौरा किया है और कहीं पर यदि अनियमितता की शिकायतें आई हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी की हैं। तो हमारी पूरी कोशिश है कि किसान भाइयों को फर्टिलाइजर उपलब्ध हो। राज्य सरकार योगी जी की सरकार वचनबद्ध है कि किसानों को हम समय से फर्टिलाइजर उपलब्ध कराएंगे। हम उपलब्ध करा रहे हैं। किसान को परेशान होने की जरूरत नहीं है। यदि 1-2 दिन नहीं उपलब्ध है तो वो तीसरे चौथे दिन जाकर के ले सकता है। इसमें किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है, क्योंकि जो रिटेलर जो शॉप है जब वो पैसा ऊपर जमा करेगा तभी उसको फर्टिलाइजर मिलेगा। जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो कंपनी के पास पैसा जमा करेगा तभी जाकर के मिलेगा। तो उसकी कीमतें जब तक वो नहीं अपने ड्राफ्ट के माध्यम से बेचते हैं तब तक फर्टिलाइजर इशू नहीं हो पाता है, क्योंकि पेमेंट बेसिस पर ही वो आता है। और इस नाते वो उन लोगों को भी ये निर्देशित किया गया है कि सोसाइटियाँ अब जहाँ पर नहीं है वहाँ पर तुरंत जो है वो अपनी ड्राफ्ट बना करके भेजें जिससे कि उनको फर्टिलाइजर उपलब्ध कराई जा सके। जी सर, वो बरसात का भी सवाल बहुत ही अहम है, क्योंकि वर्षा जिस तरह से मौसम विभाग बता रहा है कि आने वाले दिनों में काफ़ी तेज़ होगी। ऐसे में खेती करते वक्त अगर कोई दैवीय आपदा होती है और किसान को कोई हानि पहुंचती तो क्या वो किस तरह से सरकार उसके परिवार को या उसे सहायता दे रही है? देखिए अभी तक जो बारिश है
वो सामान्य से थोड़ा सा ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश के 28 जनपदों में 120% यानी 80 से लेकर के 120% के करीब पानी का बरसात हुई है। 105 मिलीमीटर के करीब जो है वो बारिश, राज्य की औसत बारिश 105 मिलीमीटर के करीब है, जो पिछले साल के कंपैरेटिव अभी कम है। 16 जनपदों के भीतर ऐसा है जहां पर 80 से लेकर के 120% बरसात हुई है, 80 से 120 के बीच में है। जहां पर कमी है वो पूरी उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िले हैं, जैसे हमारा अपना जनपद देवरिया है, बगल का कुशीनगर है, मऊ है, जहां पर बारिश जो है वो अपेक्षा से कम यानी 40% से नीचे, 40 मिलीमीटर से भी नीचे वहाँ पर बारिश हुई है। कुछ ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर 60 से 40-20 की बारिश हुई है। तो ये कुल मिला करके जो मैंने आपको बताया कि 20-22 ज़िले इस तरीके के हैं कि जहाँ पर अभी जितनी बारिश होना चाहिए उतना नहीं हो पाई है। उसके लिए मैंने प्रमुख सचिव सिंचाई को ये कहा है कि नहरों को फुल स्ट्रीम पर चलाए जाने की व्यवस्था किया जाए। विशेष रूप से गंडक नहर परियोजना के भीतर सरजू नहर परियोजना और शारदा नहर परियोजना की जो रजवाहें और माइनर हैं उनको पानी उनके भीतर जो है वो पर्याप्त मात्रा में छोड़ा जाए। पंप नहर यहाँ पर जैसे गंगा जी पर पंप नहर है या घाघर यहाँ सरजू हैं उसके ऊपर पंप नहर हैं, तो उनके ऊपर पंप नहर को भी बिजली पर्याप्त मिले, इसके लिए मैंने राज्य विद्युत परिषद के आशीष गोयल से कल मैंने बातचीत करके उनको कहा है कि वहाँ की बिजली व्यवस्था को सुनिश्चित करा करके रखें, जिससे किसानों के सिंचाई में किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। जी सर, बहुत अहम जानकारियाँ आपने दी और कहीं ना कहीं किसानों तक सारा संदेश पहुंचा भी है और वो ये अब चीज़ समझ रहे होंगे कि हमें बस खेती करनी है, सरकार हमारे साथ पूरी तरह से पूरी तत्परता से लगी कि कैसे हमारी खेती समृद्ध हो और हमारी आय दोगुनी हो। आप यहाँ आए और इस विषय पर ये जानकारियाँ दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो किसान भाइयों, जैसा कि आज आपने देखा सूर्य प्रताप शाही जी उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री हमारे साथ स्टूडियो में थे और उन्होंने खेती से जुड़े हुए वो सारे आयामों पर चर्चा की और आपको जानकारियां दी जो कहीं ना कहीं आपके मन में शंका बन के पनप रहे थे कि अगर खेती करते हैं तो कहीं ये दिक्कत ना हो। लेकिन सच बताया जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार और विभाग लगातार आपके लिए काम कर रहा है ताकि आपकी खेती बेहतर हो और आपकी आय बेहतर हो सके। तो आप भी खेती करिए और सरकार जिस तरह से आपका साथ दे रही है उस साथ को अपनाइए। आज का एक में इतना ही, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।